वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 6 भूगोल, पाठ 7 चट्टाने और चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार। बच्चों, अपने परिसर के पहाड़ों, नदी के पाटों और भूमि में से विविध प्रकार के रंगों के और आकारों के पत्थर यदि हम इकट्ठे करें, इन पत्थरों का निरीक्षण करें और निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर जानकारी का अंकन करें, तो हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो अपने आसपास के पहाड़, अपने आसपास की नदियाँ, जमीन, खेत, खलिहान, जो भी है, हम जहाँ भी रहते हैं, तो हम एक जानकारी पहले लिखें कि यह पत्थर हमें कहाँ से मिला। फिर उसके बाद उस पत्थर का रंग कैसा है, पत्थर पर दिखाई देने वाले धब्बे और उनके रंग कैसे हैं, पत्थर का वजन कितना है, भार कितना है, पत्थर की कठोरता यानी पत्थर नरम है, बहुत कड़क है, पत्थर की संरचना कैसा है, वो पत्थर चिकना है एकदम से कि थोड़ा छेद छेद वाला दिख रहा है, उबड़ खाबड़ है, इस तरह से गोल है, किस तरह से वो दिख रहा है ना, तो वो उसकी संरचना। पत्थर की सच्छिद्रता यानी पत्थर छेद छेद हैं क्या पत्थर में, इस तरह से बहुत इन मुद्दों का हम यदि अंकन करें तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो कोई पत्थर हमें लाल रंग का मिल सकता है, कोई पत्थर काला हो सकता है, किसी पत्थर में काला पत्थर है, बीच में सफ़ेद धब्बे हो सकते हैं उस पे, कोई पत्थर वजन में हल्का होगा और कोई पत्थर उसी आकार का होगा लेकिन वजन में भारी हो सकता है, कोई पत्थर एकदम नरम हो सकता है कि उसको हम एक हथौड़े से भी या ऐसे हाथ से भी ठोक दें तो वो टूट जाएगा, कुछ पत्थर एकदम कठोर होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिल सकती है। अब यहाँ पर हम बहुत सारे पत्थर देख रहे हैं, तो जब हम अपने परिसर से पत्थर इकट्ठा करेंगे तो हमें छोटे बड़े अलग अलग आकारों, रंगों, कठोर, नरम, सच्छिद्र आदि अनेक प्रकार के पत्थर मिलते हैं। और आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे, एक नमूने के तौर पे हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे ये सच्छिद्र पत्थर, थोड़े इसमें छेद छेद दिखाई दे रहे हैं। अब ये पत्थर उबड़ खाबड़ है ना,
ये पत्थर थोड़ा हमें से इसके तुलना में ये थोड़ा चिकना लग रहा है, रंग अलग अलग हैं सब पत्थरों के। तो ऐसे हमें बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अलग अलग तरह के पत्थर देख रहे हैं। यहाँ पे पत्थर जो है गोल हैं, चिकने हैं, यहाँ थोड़ा पत्थर का आकार प्रकार अलग है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जमीन के, ये हम जमीन की जब खुदाई करते हैं तो जमीन के नीचे हमें इस तरह से अलग अलग स्तर के पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर हमारी धरती मिट्टी है और इसके नीचे ये अलग अलग रंगों के पत्थर, अलग अलग इनका चौड़ाई है इनकी, है ना, कुछ अलग अलग हमें अलग अलग भिन्नता दिखाई दे रही है। यहाँ भी हम देख रहे हैं ये धरती का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी आवरण, ऊपरी परत, और धरती के नीचे हम जब खुदाई करते हैं तो इस तरह से हमें दिखाई पड़ता है। आपने भी अपने आसपास में कई जगह देखा होगा, जब कहीं ब्रिज बनता है तो सड़क की खुदाई होती है, जमीन की खुदाई होती है, और भी भवन निर्माण काम होता है, कहीं बिल्डिंग बनती है, तो इस तरह से खुदाई होती है जमीन की। और यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हमें जमीन के नीचे इस तरह से छोटे बड़े पत्थर हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो ये भूपृष्ठ के ऊपर हमें पत्थर इस तरह से दिखाई देते हैं और भूपृष्ठ के नीचे हमें पत्थरों की इस तरह से एक परत दिखाई पड़ती है। भूपृष्ठ के ऊपर मतलब जमीन के ऊपर हमें इस तरह के अलग अलग आकार प्रकार रंग में पत्थर मिलते हैं। हम सब ने देखे होंगे कहीं ना कहीं ये पत्थर, और ये भी हमने कहीं ना कहीं देखा होगा जमीन की जब खुदाई हो रही है तो ये भूपृष्ठ के नीचे वाले पत्थर की श्रेणी। तो भूपृष्ठ के ऊपर तथा उसके निचले भूमंडल में निर्मित खनिजों के मिश्रण को चट्टानें कहते हैं। चट्टान को पत्थर, पाषाण, शैल भी कहते हैं। हम लोग जैसे जनरली हम सोचते हैं कि पत्थर मतलब क्या, जो छोटा मोटा पत्थर टुकड़ा उकड़ा रहता है, वैसे तो ये ऐसा नहीं है। चट्टान को ही पत्थर, पाषाण और शैल भी कहा जाता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, और ये जो चट्टानें हैं पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। इसका तात्पर्य क्या है, आओ इसे हम समझते हैं। कक्षा 5वीं में परिसर अध्ययन जब हम कर रहे थे, परिसर अभ्यास का विषय हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय अत्यधिक गर्म थी। उसके क्रमशः ठंडे होने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों के टूटने फूटने से एवं नदी, वायु और सागरीय तरंग आदि के द्वारा परतदार चट्टानें बनी। आग्नेय और परतदार चट्टानें दबाव एवं अधिक ताप के कारण रूपांतरित चट्टानों में रूपांतरित हो गईं, बदल गईं। तो उस आधार पर चट्टानों की निर्मित हुई। तो अब हम विस्तार से इसको जानते हैं। चट्टानों का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। चट्टानें किसी मानव निर्मित नहीं होती हैं। कोई मनुष्य चट्टान नहीं बना सकता, किसी फैक्ट्री में इसका निर्माण नहीं हो सकता। चट्टानें जो हैं प्रकृति में अपने आप बनती हैं, विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनती हैं। तो हम देखते हैं चट्टानों के गुणधर्म के बारे में। तो पहला है, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। चट्टानों के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, तो चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर, चट्टानों में पाए जाने वाली खनिज की मात्रा पर और खनिजों के एकत्रित आने की प्रक्रिया पर चट्टानों के गुणधर्म निर्भर करते हैं। चट्टानों में बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे खनिज उसमें मिलते हैं, और उन्हीं खनिजों की मात्रा के आधार पर चट्टानों का रंग निर्भर करता है। अब हम देखते हैं चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 प्रमुख प्रकार हैं।
आग्नेय चट्टान या मूल चट्टानें, इग्नियस रॉक, यह धरती पर पाई जाने वाली मूल चट्टानें हैं। बाकी चट्टानें इसी के आधार पर या इसके कारण बनती हैं। दूसरा है अवसादी चट्टान, स्तरित चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम क्रमशः प्रत्येक चट्टान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम देखेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, कि जैसे कहीं होली जल रही है। तो बच्चों, ये होली नहीं है, ये ज्वालामुखी है। और जब ज्वालामुखी ऐसे धरती के कई हिस्सों में ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। ज्वालामुखी क्यों फूटते हैं, इसको समझने के लिए आओ हम जाने कुछ और बातें। तो सबसे हम पहले देखते हैं ये हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये है पृथ्वी का भूपटल, यानी जो पृथ्वी का वह हिस्सा जिस पर हम सब रहते हैं, बाहरी, सबसे बाहरी आवरण, भूपटल या क्रस्ट। दूसरा है उसके पृथ्वी के जस्ट भूपटल के नीचे वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं प्रावार। फिर प्रावार के नीचे ये वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं क्रोड या कोर। अब क्रोड के भी दो भाग हैं, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। अब आप देख रहे हो कि हर जगह इसका रंग अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये तो एक चित्र है प्रतीकात्मक। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि बाहरी परत जो है वो तो एकदम सॉफ्ट है, यहाँ पे हरियाली है, नीला पानी है, सब कुछ है। लेकिन इसके नीचे क्या है, ये रंग बदल गया है, यानी इसके नीचे पृथ्वी में ताप है, गर्मी है। और ये जो पृथ्वी की गर्मी जो अंदर है वो फूटती रहती है समय समय पर। और कभी ये ज्वालामुखी के रूप में ये बाहर ऊर्जा निकलती है, तो कभी भूकंप आते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हलचल होती रहती है। पृथ्वी शांत नहीं है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हलचल होती है, तो ये ज्वालामुखी फूटता है। अब ज्वालामुखी से लावा इस तरह से बाहर बहता है। इस लावे में बहुत सारे खनिज होते हैं। तो जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय, यानी जब ज्वालामुखी फूटने की तैयारी में है, तो भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा और भूपृष्ठ के ऊपर लावा ठंडा हो जाता है। क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर है जब तक तो इसमें बहुत गर्मी है। जब ये बाहर आते हैं लावा, तो पृथ्वी के जो बाहरी वातावरण है, हवा है, उसके कारण ये लावा जो है धीरे 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 ठंडा होने लगता है। और ठंडा होने के बाद वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्योंकि अग्नि से बनी हुई चट्टान वो आग्नेय। अग्नि है ना, ये आग है, आग बह रही है। तो आग नहीं बह रही है, बल्कि ये अंदर पृथ्वी के अंदर जितने खनिज हैं, वो इतनी गर्मी है पृथ्वी के अंदर कि सब कुछ तरल अवस्था में है। लोहे जैसा कठोर खनिज भी जो है, लोहे जैसी कठोर धातु जो है वो एकदम पिघली हुई अवस्था में है, पानी के जैसे तरल अवस्था में है। और इतनी गर्मी है कि जब ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देती हैं। तो इसके ये अग्नि के द्वारा जो चट्टानें बनती हैं वो उन्हें हम आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टानें जो हैं ये पृथ्वी के भीतरी भागों के पदार्थों से निर्मित होती हैं। यानी जो ये पृथ्वी के अंदर जो जो खनिज थे, जो धातुएं थी, उनसे ये चट्टानें बनती हैं। इसलिए आग्नेय चट्टानों को मूल चट्टानें भी कहा जाता है। और अधिकांश आग्नेय चट्टानें कठिन और अखंडित दिखाई देती हैं। कठिन मतलब बहुत कठोर होती हैं चट्टानें, ये वजन में बहुत भारी होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये जीवाश्म क्या है, इन पर हम अगले स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ज्वालामुखी कैसे फूटता है। तो हम ये जो पृथ्वी के अंदरूनी, ये पृथ्वी का अंदरूनी भाग है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रचंड तापमान होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऊपर तो हम देख रहे हैं समुद्र लहला रहा है, लेकिन पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी होती है। और उसके परिणाम स्वरूप इस भाग में स्थित सभी पदार्थ पिघले हुए स्वरूप में होते हैं। मैंने आपसे चर्चा की अभी। और कई बार ये पिघले हुए पदार्थ भूपृष्ठ की दरारों में से बाहर आ जाते हैं। कुछ हलचल होती है, जमीन पे दरारें पड़ती हैं और उन दरारों से ये चीजें बाहर आ जाती हैं। और जब ये बाहर आती हैं तो इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा लावा, गैस, धूलिकण, राख, ये सब पदार्थ भी बाहर आते हैं।
और जब ये ठंडे हो जाते हैं पदार्थ, जो लावा बहता है, हमने इसके पहले की स्लाइड में देखा था, यहाँ भी हम देख रहे हैं, तो वो जो लावा है जब ठंडा होता है तो वह जो चट्टान बनती है वह अग्निजन्य चट्टान या आग्नेय चट्टान कहलाती है। आप सोच नहीं सकते हो ना कि पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी है, ऊपर से तो इतना पानी है और अंदर इतनी आग, लेकिन ये ऐसा ही होता है। यदि हम देखें तो महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है, ये महाराष्ट्र राज्य ऐसी ही आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट पंचगनी एक स्थान है और यहाँ पर बहुत लंबा ये सपाट मैदानी प्रदेश है। पंचगनी ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और आग्नेय चट्टानों के भी कई प्रकार होते हैं। उसमें सबसे मुख्य प्रकार होता है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट की चट्टानें जो है ये महाराष्ट्र में बहुतायत में पाई जाती हैं। ये महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश है। आग्नेय चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। ये भी आग्नेय चट्टान का ही प्रकार है जिसे हम प्यूमिस कहते हैं और बोलचाल की भाषा में इसे झावा कहा जाता है, झावा। और इसे ऐसे पत्थर आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। याद करो कहाँ देखे हैं, मैं बताती हूँ, लेकिन तब तक सोचो। यह चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से बनती है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो डायरेक्ट आग बाहर नहीं आती है, पहले थोड़े से ऐसे फुसफुसाहट होती है, धधक होती है, थोड़े से राख निकलती है, तेज गैसें निकलती हैं, कुछ झाग निकलता है और उसके बाद वो लावा बहते हुए बाहर निकलता है। तो जो ये झाग निकलता है उसी से ये चट्टानें बनती हैं। जब ये झाग सूख जाता है तो ये चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कठोर पत्थर बन जाता है। यह सच्छिद्र होती है। इसमें आप देख रहे हो छेद बने हुए हैं इस तरह से। इस चट्टान की घनता कम होने से यह पानी पर तैरती है। इसका घनत्व कम होता है, इसलिए वैसे तो पत्थर पानी पर नहीं तैरता है, लेकिन ये प्यूमिस जो है, झावा जो आग्नेय चट्टान है, ये पानी पर तैरती है। और अब तक आपको याद आ गया होगा कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। इसका उपयोग हम लोग हाथ और पैर की एड़ियाँ घिसने में करते हैं। गाँव वगैरह में भी हमने देखा होगा और शहरों में भी, यहाँ बाजार में भी कई बार ये पत्थर बिकते हैं। इसे झावा का पत्थर कहा जाता है और पैरों की एड़ियाँ रगड़ने के लिए, साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम जो चट्टानें देख रहे हैं, ये किसी पहाड़ का एक हिस्सा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ उनमें से एक झरना बहता हुआ, फूटता हुआ झरना। और ये अब देख रहे हैं परत दर परत, आपको ऐसा लग रहा है कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी हुई है, यानी एक के ऊपर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे इस चित्र में भी देख रहे हैं। इस चित्र में आपको भी यहाँ पे अलग अलग परत दिखाई दे रही है, स्तर या लेयर दिखाई दे रही है। उसके रंगों में थोड़ा बहुत बदलाव आपको दिख रहा है और ऐसा लग रहा है मान लो हमने पहले एक चौड़ा पत्थर रखा, उसके ऊपर दूसरा ये पतला सा पत्थर रख दिया, फिर ये बड़ा पत्थर रखा, यानी किसी ने मान लो ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक जमा के रखा हुआ है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा जमा के किसी ने रखा है? नहीं, ये प्रकृति ने ही इन्हें जमा दिया है। कैसे, आओ जानते हैं। इस तरह की चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कैसे बनती हैं? इन्हें स्तरित चट्टानें भी कहते हैं, यानी एक के ऊपर एक स्तर है, इनका एक लेयर है, परत है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों में मिट्टी की परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। मिट्टी की ये परतें एक पर दूसरी संचित होते समय कई परतों में मृत प्राणियों अथवा वनस्पतियों के अवशेष दब जाते हैं। कई बार ये जो मिट्टी की लेयर या परत एक के ऊपर एक जम रही है, तो वो परत जमते समय कुछ सजीव प्राणी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके अवशेष इनके बीच में दब जाते हैं और ये हजारों लाखों साल तक दबे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जब दबने से क्या होता है कि वो पत्थर पे दबे हुए हैं तो दबाव पड़ता है दो पत्थरों, दो मिट्टी के बीच में। यदि वही प्राणी दबा हुआ है, मृत प्राणी का अवशेष दबा हुआ है, तो उसकी छाप उस पत्थर पे पड़ जाती है और इसी छाप को हम फॉसिल इंग्लिश में या हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। इसलिए अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब हमने इसके पहले स्लाइड में देखा था कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि आग्नेय चट्टानें तो धरती के अंदर से जो लावा फूटता है उससे बनती हैं। उसमें तो कोई जीवित प्राणी होता ही नहीं है, कोई मृत प्राणी नहीं होता उसमें, तो कोई मृत प्राणी का अवशेष नहीं दबता।
तो आग्नेय चट्टानें जो खनिजों से, धातुओं के पिघले हुए रूप से बनी होती है, तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं पाए जाते, लेकिन अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स या जीवाश्म पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं एक झलक की अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जब धरती के अंदर से लावा फूट कर बाहर आता है, तो भूपृष्ठ के ऊपर जब वो आता है तो यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ हवा है, वातावरण ठंडा है। तो इसके ऊपर जब भूपृष्ठ के ऊपर ये लावा आया तो ये ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने से क्या होता है, इसका घनीभवन होता है, मतलब वो सघन हो जाता है। जो पिघला हुआ रूप रहता है इसका, वो पिघला हुआ रूप ठंडा होने से वो सघन हो जाता है, जमने लगता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ये हमने देखा है। अब उसके बाद है, अब हमने देखा है इस चित्र में कि आग्नेय चट्टानें बन गई ऊपर यहाँ पर। अब ये इन चट्टानों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। किस कारण परिवर्तन होते हैं, कि हमने कहा कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर तापमान में निरंतर परिवर्तन होता है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, कभी बारिश होती है, यानी अलग अलग जलवायु, अलग अलग ऋतुएं, और इन ऋतुओं में अलग अलग तापमान होता है। गर्मी के मौसम में हमको बहुत गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि बदन पे कम से कम हल्के हल्के कपड़े पहने जाएं। ठंडी के मौसम में हम कपड़े लाद लेते हैं, स्वेटर, कंबल, दस्ताने, मोजे, मफलर, बहुत सारे कपड़े हम पहनते हैं। बारिश के मौसम में हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं, मौसम ठंडा भी रहता है, कभी गर्म भी होता है। तो ये जो निरंतर परिवर्तन होता है, इनके कारण चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों का क्षरण और अपक्षय होता है, चट्टानों के टुकड़े बनते हैं या उनका बुरादा बनता है। हम यहाँ देख रहे हैं जो ये आग्नेय चट्टानें बनी थी, ये चट्टानें तापमान में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण टूटती हैं, और टूटने पे क्या होता है कि ये टूटती हैं तो ये चट्टानों के कण नदी, हिम नदी या ग्लेशियर, हवा आदि के बहाव के साथ निचले क्षेत्रों की ओर बहते जाते हैं। अब ये पहाड़ों की तरफ हैं तो पहाड़ों से ये ढुलक ढुलक कर नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आते हैं तो नदी के कैसे आते हैं नीचे, तो नदी के साथ बहते हुए चले आते हैं, या ध्रुवीय प्रदेशों में ग्लेशियर्स के साथ बहते हुए नीचे चले आते हैं। कई बार हवा के बहाव के कारण ये नीचे की ओर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, उन कणों की एक पर एक परतें संचित होती जाती हैं, यानी एक के ऊपर एक लेयर जमती जाती है। तो इसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, स्तरित चट्टान। इस संचयन प्रक्रिया के कारण निचली परत पर प्रचुर दाब का निर्माण होता है। अब जब एक के ऊपर एक परत जम गई, एक लेयर जम गई, अब जैसे हम देखें यदि, तो अब यहाँ पे यदि मान लो उदाहरण के लिए हम देखें, एक परत यहाँ जमी, फिर उसके पर तो सबसे पहले नीचे एक परत, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे बहुत सारी परतें दब गई। तो अब इन सबका प्रभाव, दबाव पड़ रहा है। तो जो नीचे वाली जो ये चट्टान है, जो नीचे वाली जो मिट्टी है या चट्टानों के टुकड़े हैं, इनके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। तो अब ये दबाव पड़ने के उतना ही दबाव इस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, तो इन सब पे जो दबाव पड़ता है उसके कारण ये आपस में जुड़ जाती हैं और अखंडित बन जाती हैं एकदम, और इनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब हम इन शॉर्ट हम देखें कि रॉक साइकिल क्या है, चट्टानें कैसे बनती हैं। तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, इन ज्वालामुखी से लावा बहता है, और ये जब लावा ठंडा होता है तो उससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ये आग्नेय चट्टानें जो हैं तापमान में निरंतर परिवर्तन के कारण टूटती फूटती रहती हैं, इनका क्षरण होता है, ये बह के नीचे पहुंचती हैं और एक के ऊपर एक इनकी परत जमते जाती है, चट्टानों के टुकड़े जमते जाते हैं, और धीरे धीरे ये अलग अलग टुकड़े जो इकट्ठा हुए हैं अलग अलग चट्टानों के, ये एक के ऊपर एक स्तर के रूप में या परत दर परत जम जाते हैं, और ये अवसादी चट्टानें बनती हैं। और उन्हीं अवसादी चट्टानों से जब इन पर बहुत सारे दबाव पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इनमें कुछ और बदलाव हो जाता है, इनका रूप बदल जाता है और ये रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है, मूल शुरुआत होती है ज्वालामुखी से या आग्नेय चट्टानों से, और आग्नेय चट्टानों पर विभिन्न प्रभाव पड़ने से उनमें क्षरण होता है, और क्षरण के बाद अवसादी चट्टानें, और अवसादी चट्टानों पर प्रचुर मात्रा में दबाव पड़ने से, खनिजों का प्रभाव पड़ने से उनके उसमें
रूपांतरण हो जाता है उनके आकार में, उनके गुणधर्म में, और इसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो अब हम देखेंगे रूपांतरित चट्टानें क्या है। रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित मतलब जिसके रूप में अंतर आ गया हो। कायांतरित मतलब काया में अंतर आना। काया मतलब होता है शरीर, और तो काया में अंतर आ गया मतलब उसके बाहरी रूप रंग बाहरी रचना बदल जाती है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी एवं अन्य भू हलचलें निरंतर होती रहती हैं। इन गतिविधियों के घटित होते समय आग्नेय और स्तरित चट्टानें बहुत बड़ी मात्रा में दाब और उष्णता की प्रक्रिया से गुजरती हैं। अब जो मैंने बताया कि हमने आग्नेय चट्टानों से हमने देखा अवसादी चट्टानें बन गई, और ये अवसादी चट्टानें या स्तरित चट्टानें जो हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में दाब और उष्णता की प्रक्रिया से गुजरती हैं। बहुत सारा दबाव पड़ता है, बहुत सारी गर्मी इनको मिलती है। परिणाम स्वरूप इन चट्टानों का मूल प्राकृतिक स्वरूप तथा उनके रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन्हें हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं, और रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। नाइस, एम्फीबोलाइट, संगमरमर, हीरा, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, ये सब रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। सबसे बड़ा हम अपने कॉमन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जब कोयले पर प्रचंड दबाव पड़ता है तो, और अति उष्णता के कारण, प्रचंड दाब और अति उष्णता के कारण कोयले का रूपांतरण हो जाता है। कोयले का रूपांतरण किसमें होता है बच्चों? कोयले का रूपांतरण हो जाता है हीरे में। कोयला जो है वो हीरा बन जाता है। हम कोयले को जलाते हैं तो हीरे को आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं। कितना अंतर है, दोनों का मूल तत्व एक ही है। कोयला भी क्या है, कार्बन है, और हीरा भी क्या है, वो भी मूल रूप से 100% कार्बन है। हीरा बनता कैसे है? जब कोयला हजारों लाखों वर्षों तक खान के अंदर रहता है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी उसको मिलती है, तो उसका रूप जो है परिवर्तन हो जाता है और वो बन जाता है हीरा। तो ये रूपांतरित चट्टान का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसी तरह से संगमरमर, ये भी रूपांतरित चट्टान का एक बहुत ही साधारण कॉमन सा उदाहरण है। रूपांतरित चट्टानों के कुछ प्रकार हैं ये। आपकी पाठ्य पुस्तक में चट्टानों के प्रकार दिए हुए हैं, मूल चट्टानों के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो चट्टान कौन सी है। जो यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान जो है मूल चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण हो जाता है तो ये नाइस, उस चट्टान को हम नाइस कहते हैं। ये इस तरह से ये बदल जाती, तो इसका आप देख रहे हैं कि इसका रूप रंग बदल गया। यहाँ पर कैसा इसका रूप रंग दिख रहा था और यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया। उसी तरह से आग्नेय चट्टान का और एक रूप है बेसाल्ट। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो बेसाल्ट का मूल रूप जो है इस तरह से रहता है, रंग इस तरह से रहता है। जब ये रूपांतरित चट्टान के रूप में हो जाता है तो इसे हम एम्फीबोलाइट कहते हैं, और इसका रंग देखो थोड़ा सा ये हरे रंग जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये काला है, यहाँ पर ये हरा है। इसके अलावा इसमें अन्य जो कुछ बदलाव हो जाते हैं। स्तरित चट्टान, एम्फीबोलाइट। अब ये स्तरित चट्टान जो है मूल रूप से, मूल चट्टान कौन सी होती है? चूने का पत्थर। ये इस तरह से सफ़ेद रंग का होता है। जब ये इसका परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, तो ये संगमरमर बन जाता है। और संगमरमर में आप बहुत से सारे रंगों के संगमरमर पाए जाते हैं। शुद्ध सफ़ेद भी होता है, थोड़ा सा ललछाऊ भी होता है, थोड़ा सा कालापन भी लिए होता है। तो ये संगमरमर के अलग अलग प्रकार। स्तरित चट्टानों में और एक हम देखें तो कोयला, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, ये कोयला एकदम काला कार्बन, और इसका जब रूपांतरण हो जाता है तो रूपांतरित चट्टान के रूप में ये हीरा बन जाता है, चमकदार एकदम से। स्तरित चट्टानों में और एक जो हम चट्टान देखते हैं वो है बालुकामय पत्थर, जो इस तरह से आप देख रहे हो लाल रंग का है, ललछाऊ है, और इसमें अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। जब इसका परिवर्तन होता है वातावरण के द्वारा, दबाव के द्वारा, उष्णता के द्वारा, तो यह रूपांतरित चट्टान जो है क्वार्ट्जाइट के नाम से जानी जाती है। और आप देख रहे हैं क्वार्ट्जाइट जो है ये एकदम सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है आपको इसमें अधिकांश। स्तरित चट्टान के रूप में और एक चट्टान है पंकाश्म, जिसे हम शेल भी कहते हैं। इसका रंग आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये।
और जब इसका परिवर्तन होता है दबाव और उष्णता के कारण, तो वह स्लेट इस तरह से ये चट्टान बन जाती है। तो हम देखा कि चट्टानों के मूल प्रकार और रूपांतरित चट्टानों के रूप में जब उनका परिवर्तन हुआ तो उनका आकार प्रकार किस तरह से बदल गया। अब हम देखेंगे जीवाश्म क्या होते हैं। मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब अवसादी चट्टानों में एक के ऊपर एक परत जमती जाती है तो मृत प्राणियों के अवशेष या हमारे बड़े बड़े पेड़ पौधे जो उसके नीचे दब जाते हैं पत्थरों के नीचे, तो उनकी एक छाप इन पत्थरों पे बन जाती है। इसे हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म या फॉसिल दबे हुए मृत प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों पर प्रचंड दाब आने के कारण उनकी छापें चट्टानों में उभर आती हैं और कालांतर में ये छापें पक्की बन जाती हैं। इन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन द्वारा पृथ्वी के विभिन्न कालखंडों की सजीव सृष्टि की जानकारी प्राप्त होती है। कितना सुंदर दृश्य, ये बड़ी बड़ी चट्टानें और बीच में बहती हुई नदी। बच्चों, ये दृश्य हमारे भारत देश का है। मध्य प्रदेश में जबलपुर एक स्थान है, जबलपुर के पास भेड़ा घाट, जहाँ पर ये झरना गिरता है यहाँ पर, और ये एक नदी के रूप में बहता हुआ आगे निकल रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो चट्टानें हैं ये संगमरमर है, प्योर संगमरमर, व्हाइट संगमरमर एकदम। तो मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी में नौका विहार करते समय हमारे ध्यान में आता है कि इस नदी के तट संगमरमर के पत्थरों से बने हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त और पूर्णिमा की रात में ये तट जगमगा उठते हैं। यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। अब निश्चित है ये संगमरमर की, सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें हैं। जब सवेरे सूरज की किरण इन पर पड़ती है, चंद्रमा की पूर्णिमा की रात में चांद की चांदनी इन पर पड़ती है, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा लिए हुए रोशनी इस पे पड़ती है, तो ये चट्टानें जो हैं चगमगाने लगती हैं और ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। बच्चों, कभी यदि लाइफ में मौका मिले कहीं जाने का, घूमने का, तो हमारे भारत देश के इस गौरव को, इस सौंदर्य को जरूर आप देखें। और ये प्राकृतिक सौंदर्य है। महाराष्ट्र का पठार और सह्याद्री पर्वत आग्नेय चट्टानों से निर्मित हैं और इन आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट प्रमुख चट्टान है। इसकी मैंने चर्चा की आपसे। ये हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का मानचित्र, और मानचित्र में आपको यहाँ पे चट्टानों का वितरण दिखाया गया है। 3 चट्टानों के यहाँ नाम दिए गए हैं, बेसाल्ट चट्टानें। तो महाराष्ट्र का अब ये मानचित्र देखो तो ये जितना इस रंग से दर्शाया हुआ स्थान है ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों पर निर्मित है, चट्टानों से बना हुआ है। दूसरा है ग्रेनाइट चट्टान। यानी हम देखें तो ये जो महाराष्ट्र का पूर्वोत्तरी इलाका है, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ स्थान है। और तीसरा हम देख रहे हैं लैचराइट चट्टानें या अवसादी चट्टानें। तो हम महाराष्ट्र के दक्षिण में देख रहे हैं, ये कोंकण किनारा। तो जो सिंधु दुर्ग का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है ये लैचराइट चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखी के कारण जो ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित महाराष्ट्र राज्य का बहुत बड़ा प्रदेश व्याप्त है। राज्य के पूर्वी भाग में और दक्षिण कोंकण में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। दक्षिण कोंकण में लैचराइट चट्टानें भी मिलती हैं। इसलिए महाराष्ट्र के पूर्व में और दक्षिण कोंकण में खनन का व्यवसाय चलता है। और ये बेसाल्ट चट्टानों की विस्तीर्ण परतों के कारण, विस्तीर्ण मतलब बहुत लंबी चौड़ी ऐसे विस्तार में फैली हुई परतें हैं ये। तो इसलिए क्या होता है कि महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में खनिज संसाधन के बड़े भंडार पर्याप्त रूप में नहीं मिलते। हालांकि महाराष्ट्र आग्नेय चट्टानों से ही बना हुआ है, यहाँ का जो स्थान जमीन है वहाँ की, तो आग्नेय चट्टानों में खनिज अच्छे मिलते हैं। लेकिन चूंकि ये जो चट्टानें हैं बेसाल्ट चट्टानें, ये बहुत विस्तारित रूप में फैली हुई हैं, इसलिए खनिज संसाधनों के बड़े भंडार यहाँ पर्याप्त रूप से नहीं मिलते। महाराष्ट्र की ये बेसाल्ट की चट्टानों को देखते हुए एक सहज ही महाराष्ट्र गीत हमारे दिमाग में कौंध जाता है। राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा, नाजूक देशा, फुलांच्या, कोमल देशा, फुलांच्या ही देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा। ये महाराष्ट्र गीत है। इसके रचनाकार हैं, कवि हैं गोविंदाग्रज जी।
और इसका संगीत जो दिया था वो वसंत देसाई जी ने दिया था। बहुत ही प्रसिद्ध गीत, मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा, राकट देशा कणखर देशा दगडांचा देशा। यानी हमारा महाराष्ट्र जो है वो कणखर है, दगडांचा देशा म्हणजे काय, पत्थरों का देश है, लेकिन इसके साथ साथ नाजुक भी है, कोमल भी है। फूल भी यहाँ बहुत खिलते हैं। महाराष्ट्र के कास पठार में इतने फूल खिलते हैं कि दुनिया भर के लोग वहाँ पे उन फूलों को देखने के लिए आते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो एक साथ साथ जहाँ पत्थर हैं वहीं पर फूल भी खिलते हैं। तो ये महाराष्ट्र गीत आप सभी के सामने है, इसको पढ़ो ध्यान से और इसको याद भी रखो। हमें ये गीत याद होना चाहिए। उसी तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान में जयपुर के समीप लाल रंग की बालुका में चट्टानें पाई जाती हैं। यह स्तरित चट्टान का एक प्रकार है। अब इन चट्टानों का उपयोग कहाँ पर हुआ है? तो इनका उपयोग हुआ है दिल्ली के विख्यात लाल किले के निर्माण कार्य में। और ये बालुका में जो चट्टानें होती हैं बहुत मुलायम होती हैं, इसलिए इनके ऊपर नक्काशी काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो लाल किला जो इतना भव्य हमारे देश की आन बान और शान है, 15 अगस्त को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यहाँ फहराया जाता है। तो ये जो लाल किला है, इसका नाम ही लाल किला है क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल रंग की बालुका में चट्टानों से बना हुआ है। ये हमारे महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।